हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन करा था, ठीक है ना। यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म है, मैंने बताया था। तो ये तो सेकंड डिग्री वाला फॉर्म है। जनरल फॉर्म ऐसे होता था, ठीक है। nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल यानी कि nth डिग्री ऑफ x विल बी देयर मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है ना, nth डेरिवेटिव, ठीक है। n-1 डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड होगा एंड सो ऑन विथ सम कोफिशिएंट्स a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो वो जनरल इक्वेशन था, बट कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर तक का हमें, ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए। गुड। तो इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, ठीक है। तो इसमें करते क्या, सिंपल से इसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m या वाट एवर लेमडा जो भी चूज करो। तो x टू द पावर m हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग टू दैट वी गेट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैविंग m ओनली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m, सिर्फ m जो कांस्टेंट है ना उसी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद दो m मिलेंगे, ठीक है ना। दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो दो सिंगल भी मिल सकता है। तो जो दो m मिलेंगे, सॉल्यूशन तो हमने इसको कंसिडर करा था, और m जो था वो y x का पावर था, ठीक है ना। तो x टू द पावर m1 बी वन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज x टू द पावर m2। तो ये दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाके और दूसरा सॉल्यूशन निकालने हमें आता है। वी नो हाउ टू फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन, राइट। एक एग्जांपल भी हमने करा था। तो इसमें जो रूट्स आए थे वो डबल रूट था, मतलब एक सिंगल रूट आया था, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं थे, तो रिपीटिंग रूट था m इज इक्वल टू 3। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए पहले हमने रिड्यूस करा और डी यू ओवर डी एक्स ये निकालना मैंने समझाया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने समझाया कि जो पी एक्स लेंगे हम, दिस पी एक्स, तो पी एक्स क्या था, वाई डैश का कोफिशिएंट था। बट इन दैट केस जहाँ वाई डबल डैश का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, तब वाई डैश का कोफिशिएंट पी एक्स होता है। तो हमेशा इस जब भी रिड्यूस फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑलवेज केयरफुल अबाउट, ठीक है ना, द टर्म कोफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश शुड बी और मस्ट बी 1, ठीक है। तो इसको 1 करेंगे पहले इन ऑर्डर टू हैव पी एक्स हियर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देन पी एक्स के जगह हमें मिलेगा 5x ओवर एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 5 ओवर एक्स। आफ्टर पुटिंग इट एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे डी ओवर डी एक्स मिलेगा। और फिर u के लिए जो भी यहाँ पे जो भी टर्म आएगा, देन वी नीड टू इंटीग्रेट इट अगेन। जो भी टर्म आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो u मिलेगा। u भी और, ठीक है ना, अनदर फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले सॉल्यूशन से, वी गेट और सेकंड सॉल्यूशन। तो ये था। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे एंड एक दो छोड़ा था मैंने, उसको आप ट्राई कर सकते थे, राइट। आइडेंटिटी आई का मैंने मतलब समझाया था, कोई नहीं। नाउ कम टू अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये जो अभी पीछे हमने पढ़ा था ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। पहली बात होमोजीनियस था, प्लस कोफिशिएंट्स जो थे वेरिएबल थे। वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। आगे हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट के कुछ और फॉर्म देखेंगे, उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस। लेजेंडर ने जो सॉल्यूशन दिया था वो सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट ये एक स्पेशल फॉर्म था कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव्स हैं और y है उसका कोफिशिएंट क्या है या वेरिएबल है, तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हमने पहले अलग सेपरेटली कर लिया। गुड। आगे अभी हम लोगों ने होमोजेनियस देखा है सिर्फ, अभी नॉन होमोजेनियस के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे। और फिर नॉन होमोजेनियस में पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, देन वेरिएबल वाले की तरफ भी हम लोग अप्रोच करेंगे। बट वेरिएबल में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नहीं देखने वाले। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये फिजिकल सिचुएशन से अराइज हुए प्रॉब्लम्स हैं। इवन इवोल्यूशन ही पूरे पूरे के पूरे कैलकुलस का एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर हियर इन कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैलकुलस में आता है, यू कैन से, ठीक है। तो इन पूरे का इवोल्यूशन ही हुआ है फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल ब्रांच कम्प्लीटली इवॉल्व हुआ है, ओके। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, हमारे पास, या जिनको फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन सॉल्व करते हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम से अराइज हुए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उतना ज़्यादा हमें हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने दिमाग को यूज करके कुछ भी यहाँ वेरिएबल पुट कर दिया और सोचने की कोशिश नहीं करनी कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को इवन सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को।
तो मैथमेटिशियन हमेशा इंतजार में रहते हैं कि किसी फिजिकल सिचुएशन से कोई नया डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज हो एंड देन वो उसको सॉल्व करने में लगते हैं, राइट। खैर हमें उधर जाना ही नहीं है, मैं बस एक छोटी सी बात बता रहा था उसके बारे में, ठीक है ना। तो खैर हमने कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा पीछे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रॉन्स्कियन क्या होता है? रॉन्स्कियन से पहले रॉन्स्कियन को हटाओ, ऐसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट से वाई डबल डैश, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे पी एक्स वाई डैश क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू कोई और यहाँ फंक्शन हो सकता है, लेट से आर एक्स। तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। खैर नॉन होमोजीनियस से मतलब नहीं है, लेट से आर एक्स इज लेट से 0, तो ये तो होमोजीनियस हो गया। फिर तो हमें होमोजीनियस से फिलहाल मतलब है। रॉन्स्कियन का मतलब क्या होता है पहले समझाता हूँ। मान लो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, लेट वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ above differential equation, one is fx and the other solution is gx। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दोनों सॉल्यूशन, इसके जो दो सॉल्यूशंस होते हैं, बोथ सॉल्यूशंस शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी दो सॉल्यूशन कहलाते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे दोनों जैसे इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और gx मिल गया, या फिर gx को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया fx मिल गया, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए दोनों। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो fx भी इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब fx विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, gx टू सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ lambda fx plus mu gx, mu and lambda are constants, it will also satisfy the given differential equation। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो टू एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मतलब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही, और दो सॉल्यूशंस हमें पता हो, दो सॉल्यूशंस अगर दे रखे हों और बोथ दो सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, अगर हम इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। इफ़ वी नो द सॉल्यूशन एंड वी वांट टू चेक दोज टू सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो हमने एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिया यहाँ, वाई डैश क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ एक्स बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, जी एक्स इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो लेट से एच एक्स, जो कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लैम्डा एफ एक्स एंड म्यू जी एक्स, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। एच एक्स जो है इसका सॉल्यूशन होगा अगर ये दोनों सॉल्यूशन हैं। एच डैश एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा, वी गेट एफ डैश एक्स म्यू जी डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमें आगे, इनिशियल कंडीशन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका इनिशियल कंडीशन दे रखा होता है, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 0 पे इसका y का वैल्यू क्या होगा और y डैश का वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर इनिशियल कंडीशन पता हो तो भी हम लोग रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं। होता क्या, रॉन्स्कियन हम लोग उधर अप्रोच कर रहे हैं, बट एक इनिशियल कंडीशन वाला टर्म होता है, ये बस दिमाग में रखेंगे। वी हैव स्टडीड और डिस्कस्ड अबाउट दैट, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, एक जनरल सॉल्यूशन हो गया एच एक्स, उसको हमने डिफरेंशिएट करा। नाउ वी वांट टू फाइंड लेमडा, हमने लेमडा पता करना है। तो डिफरेंशिएट क्यों करा इसको, ये लेमडा और म्यू हमने पता करने थे इसलिए। और आपको पता भी है कि लेमडा और म्यू पता करना हो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो हमें एच एक्स पता होना चाहिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एच डैश एक्स पता होना चाहिए, और इनिशियल कंडीशन वाले चीज़ को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये एच एक्स और एच डैश एक्स एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो दो इक्वेशन बनेंगे और दो अननोन है, लेमडा और म्यू, एंड वी कैन इजिली गेट लेमडा एंड म्यू बोथ। तो मान लो एच एक्स 0 पुट करने के बाद इसका कुछ वैल्यू आएगा, लेट से इसको मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ के नॉट, और एच डैश एक्स को मैं के डैश कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन पूरा का पूरा, इसको मैं पूरे को इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ, ठीक है। तो एक हो जाएगा के नॉट इज इक्वल टू लेमडा एफ एक्स प्लस म्यू जी एक्स, के डैश बी लेमडा एफ डैश एक्स म्यू जी डैश एक्स। ऐसा यहाँ फिल ना हो वेरिएबल, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट कंसिडर कर लिया।
बाई पुटिंग लीनियर इनिशियल कंडीशन। अच्छा, इनिशियल कंडीशन जब हम लोग पुट करेंगे तो एफ एक्स में भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा और यहाँ आएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला टर्म यहाँ आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, यहाँ भी पुट करेंगे हम लोग, तो दिस इज़ नथिंग बट एच एक्स एंड दिस इज़ नथिंग बट एच डैश एक्स। चलो कोई नहीं, इसको अगर नहीं भी पुट करते हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेमडा और म्यू का हमें वैल्यू निकालना है, तो ये मान लेंगे सब चीज़ नॉन है, एच एक्स नॉन है, एच डैश एक्स नॉन है, एफ एक्स पता है, जी एक्स पता है, एफ डैश एक्स पता है, जी डैश एक्स पता है। तो पहले हम लोग लेमडा को अगर के लिए सॉल्व करें तो लेमडा विल बी इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो म्यू वाले टर्म को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो म्यू में क्या है, यहाँ जी डैश एक्स, इसको तो ऊपर वाले को जी डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो इसको मैं इधर लिखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जी डैश एक्स एच एक्स, इन सब का वैल्यू पता होगा अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता है तो। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना था हमने जी डैश एक्स से, तो यहाँ पे आने वाला एफ एक्स जी डैश एक्स एंड प्लस म्यू जी एक्स जी डैश एक्स ऐसा, एंड नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग जी एक्स से, जी एक्स एच डैश एक्स, बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग म्यू वाला टर्म, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स सॉरी, नीचे वाले में यहाँ होगा जी एक्स प्लस म्यू जी एक्स एंड जी डैश एक्स, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये वी माइनस साइन, तो लेमडा को कॉमन लेंगे तो ये टर्म बचेगा माइनस में और ये वाला टर्म इधर रहेगा, तो यहाँ पे है जी डैश एक्स एच एक्स माइनस जी एक्स एच डैश एक्स डिवाइडेड बाई ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये होगा एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स। ये एच एक्स जनरल सॉल्यूशन था, तो उसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगा अगर इनिशियल वैल्यूज दे रखे हो तो। अच्छा, लेमडा का वैल्यू ऐसे आया, ऐसे ही म्यू का भी वैल्यू आएगा। एक चीज़ तो पता है, नीचे वाला टर्म कॉमन होगा दोनों में, ठीक है ना। लेमडा और म्यू का वैल्यू जो दोनों आएगा, म्यू का वैल्यू भी आएगा इसी टाइप से, ठीक है। यहाँ पे जो आया है ये एच एक्स जो आया है, और इसके साथ तो म्यू के वैल्यू में भी, तो इसमें जो आएगा एच एक्स वाला टर्म सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा ये एच एक्स एफ डैश एक्स और माइनस जी एक्स की जगह आ जाएगा एफ एक्स एच डैश एक्स। ऊपर वाला टर्म वेरी कर, नीचे वाला टर्म सेम रहने वाला है इसमें, एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। अब दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स का कुछ वैल्यू होगा, मतलब दीज आर्बिट्री कांस्टेंट्स शुड एग्जिस्ट और मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बी एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो वो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, एफ एक्स और जी एक्स दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो फॉर दैट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, ठीक है ना, शुड बी रियल, मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए लेमडा और म्यू का कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो लेमडा और म्यू एग्जिस्ट करेगा तभी जी एक्स और एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये तो एक सॉल्यूशन ही डिसअपियर हो जाएगा, तो एक ही सॉल्यूशन बचेगा, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो लेमडा और म्यू डिफाइन होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए फॉर दैट नीचे वाला जो टर्म है ना, डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो को। यही नीचे वाले टर्म को हम लोग रॉन्स्कियन बोलते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड रॉन्स्कियन, ठीक है। लेमडा एंड म्यू का कुछ वैल्यू हो, ठीक है, फॉर दैट डिफाइंड हो ये, फॉर दैट नीचे वाला जो टर्म है ये जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा जी एक्स एफ डैश एक्स, दिस इज कॉल्ड रॉन्स्कियन, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। लेमडा का या म्यू का वैल्यू अगर नीचे वाला जीरो हुआ तो दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सॉल्यूशन ही हो नहीं पाएगा, वैल्यू ही फंक्शन का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है, रॉन्स्कियन ये जो डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एफ एक्स और जी एक्स क्या था, एफ एक्स और जी एक्स वाज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पीछे हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, ठीक। तो मान लो यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डबल डैश पी एक्स वाई डैश, फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इसका एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है जी एक्स, एंड ये दोनों सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इसका ये मतलब हो गया एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स
मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज कॉल्ड रॉन्स्कियन, जैसे को हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, रॉन्स्कियन। गुड, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होंगे, मैंने तो उतना पीछे बताया, ठीक ना, शॉर्ट में उसको समझा दिया। बट आगे हमें जब भी दो सॉल्यूशंस मिलेंगे और चेक करना होगा कि वो दोनों सॉल्यूशंस लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सो करना हो, फॉर दैट हम लोग ऐसा काम करेंगे। एक फंक्शन को लिखा मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड दूसरे फंक्शन को लिखा मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इसको मैट्रिक्स के भी फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ हम लोगों की सिर्फ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो कि n सॉल्यूशंस हो तो वहाँ पे n इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। खैर उधर जाना नहीं है फिलहाल, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एफ एक्स शुड बी हियर एंड जी डैश एक्स शुड बी हियर। गुड, एंड यहाँ पे माइनस है तो जी एक्स यहाँ पे होगा एंड एफ डैश एक्स। कहने का मतलब है ये डेरिवेटिव वाला टर्म इधर है और ये, ठीक ना, सिंपल फंक्शन वाला टर्म इधर है। गुड, तो ये रॉन्स्कियन। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ हमने हमारे पास पहले से ही सॉल्यूशंस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, रॉन्स्कियन का वैल्यू निकलेगा कैसे? दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट ये तो अभी भी तो फंक्शन के फॉर्म में ना, तो फॉर दैट वी नीड इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना है और y डैश का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे कितना है, ठीक है। तो उस तरीके से, या फिर x इज इक्वल टू 0 और y डैश का जो वैल्यू है, मतलब इनिशियल कंडीशंस दे रखे होने चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर x का वैल्यू दे रखा होना चाहिए कि w का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू। खैर कोई नहीं, फंक्शन का फॉर्म भी देख के पता चल सकता है कि वो किसी भी x पे 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। खैर इसको हम लोग रॉन्स्कियन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं और किसका होगा ये आपको पता है, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट रूट जो आते हैं, पीछे हमने देखा था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था हमने, लेमडा के दो वैल्यूज आते हैं, तो एक का सॉल्यूशन होता है e टू द पावर लेमडा 1x और दूसरे का सॉल्यूशन e टू द पावर लेमडा 2x होता है। तो ऐसा ही कुछ है, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रॉन्स्कियन, ठीक है। तो ये एफ एक्स है यहाँ पे, एफ एक्स इज e टू द पावर 4x एंड जी एक्स इज e टू द पावर माइनस 1.5x। एफ डैश एक्स चाहिए 4 to the power 4x, we need g dash x again, minus 1.5 e to the power minus 1.5x। गुड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे एंड देन राइट, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऐड कर जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 3 2.5 2.5x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ये 4 हो जाएगा, अगेन e टू द पावर माइनस 2.5x, ठीक। तो इनको अगर कॉमन भी कर लो तो यहाँ पे अंदर जो बच रहा है, ठीक है, माइनस 5.5 e टू द पावर 2.5x। अब यहाँ x का कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ले लो, x को इन्फिनिटी नहीं करना, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में x को इन्फिनिटी तो करेंगे नहीं हम, ठीक है, ठीक। तो उसके बारे में बात नहीं करना, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू लेंगे अगर हम लोग, तो इसको अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी लेंगे इसका वैल्यू तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होने वाला, ये वाला जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होने वाला। इधर ये इन्फिनिटी हो जाए तो भी 0 नहीं कहलाएगा वो, ठीक है ना। इन्फिनिटी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान लो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी ले लिया तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तब भी डब्ल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा 1 हो जाए तब भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं होने वाला, ये वाला टर्म 0 नहीं होगा तो बगल में जो कॉन्स्टेंट है वो तो कॉन्स्टेंट ही है, 0 वो भी नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिस ऑल दो टू सॉल्यूशंस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। यहाँ भी दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो इनको भी वैसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके वी कैन इजिली चेक। गुड, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल है ये। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एसएचएम के इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक ना। डबल डेरिवेटिव है और यहाँ पे, ठीक ना, सिंगल डेरिवेटिव वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, 0 है, उसका कोफिशिएंट 0 होगा तो इसके सॉल्यूशंस तो हो जाएंगे सिंपल, आपको पता है। एक सॉल्यूशन हो जाएगा कॉस और ये ओमेगा एक्स, ठीक, चेक कर सकते हैं आप निकाल के। अदरवाइज फिजिक्स का एसएचएम वाला टर्म आपको याद है तो यू नो कोफिशिएंट ऑफ वाई इज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, दैट्स वाई आई, ठीक ना, पुटिंग हियर ओमेगा, एंड सेकेंड सॉल्यूशन विल बी साइन ओमेगा एक्स।
और बाकी आप सॉल्व करके निकालोगे, इसको सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो सॉल्व करके निकालोगे तो ये दोनों सॉल्यूशंस आएंगे। तो मान लो ये दो सॉल्यूशंस है इसके, ठीक है, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो लेट्स चेक। ठीक, ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, वाई डैश माइनस साइन ओमेगा एक्स एंड वाई टू डैश कॉस ओमेगा एक्स। गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा एक्स, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा एक्स। तो ये जो चीज़ है ये ज़ीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो डब्ल्यू का वैल्यू आया, तो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये तो जीरो के बराबर हो सकता है अगर ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है ना, पाई बाई 2 के बराबर हो। तो सिर्फ पाई बाई 2 और मतलब पाई बाई 2 या इसका और मल्टीपल जो होगा उसको छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें, तो बाकी सब के लिए डब्ल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, बाकी सब के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो बाकी सब वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जनरली इसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना, दिस भी जनरल सॉल्यूशन। तो इसको इसके इक्वल नहीं करना है, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू इन ऑर्डर टू ठीक है ना, बी y1 और y2 टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा पाई बाई 2, ऐसा। तो ये सब कंडीशन आप डाल सकते हो, ठीक, तब दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, दिस वैल्यूज ऑफ एक्स, इनको छोड़ के। बाकी आप चेक करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा नॉन होमोजेनियस, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, वाई डबल डैश है, यहाँ पे पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू नॉन होमोजेनियस, यहाँ पे तो एक नया फंक्शन आ जाएगा आर एक्स, ऐसा कुछ। नॉन होमोजेनियस में भी दो कंडीशंस हो जाएंगे, इधर कोफिशिएंट्स आर वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और वेरिएबल कोफिशिएंट। पहले हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट कंसीडर करके पी एक्स क्यू एक्स इसके जो भी कोफिशिएंट है उनको कांस्टेंट, एक तो वेरिएबल वाला टर्म देखा हमने कॉची यूलर देखा हमने वेरिएबल कोफिशिएंट वाला, बट वो होमोजेनियस था, ठीक है ना। राइट नो वी आर डिस्कसिंग नॉन होमोजेनियस फॉर्म, मतलब इधर एक फंक्शन रहेगा दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे, देन वेरिएबल वाला के देखेंगे। खैर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कंडीशन उसको समझाता हूँ मैं। एक तो सॉल्यूशन होगा इसको अगर हम लोग इस LHS को अगर हम लोग 0 कर दें, LHS इज इक्वल टू 0, तो ये होमोजेनियस फॉर्म कहलाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन होगा और दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो YH जो होगा होमोजेनियस फॉर्म के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, Y1 एंड Y2। LHS इनके लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने अगर 0 के इक्वल करा तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस फॉर्म। उसके मान लो दो सॉल्यूशन से Y1 एंड Y2, एक मिलता है तब भी हम लोग दूसरा निकालना जानते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, दूसरा निकाल सकते हैं, दो सॉल्यूशन से मान लिया। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होंगे, C1 Y1 प्लस C2 Y2। तो ये हुआ होमोजेनियस फॉर्म का सॉल्यूशन। पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तो नॉन होमोजेनियस है, बट इसके सिर्फ होमोजेनियस वाले पोर्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक ना, सिर्फ होमोजेनियस वाले पोर्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा इतना। पूरे का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग YH बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, पूरे के सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसको हम लोग y पे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से पूरे का सॉल्यूशन एक कोई फंक्शन है जिसको हमने इसमें डाला और पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये Y1 एंड Y2 अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो ये सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले को इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिर्फ उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस जो है YH जो है वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है, सिर्फ इसको सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, पूरे को सेटिस्फाई करेगा YP, ठीक ना। तो नॉट ओनली YP विल गोइंग टू सेटिस्फाई द होल इक्वेशन। मान लो हमें एक फंक्शन मिला जिसको हमने पुट करा इसमें, एंड इट इज सेटिस्फाइंग द होल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो YP तो खैर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट जब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो YP तो है ही, प्लस ये जो YH था दिस विल ऑल्सो बी, ठीक ना, सॉल्यूशन ऑफ
द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वाई पी भी सॉल्यूशन होगा पूरे का, और वाई पी के साथ वाई एच ऐड कर देंगे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट वाई एच ओनली, मतलब नॉट वाई एच अलोन। इसको अगर अकेले वाई एच को इसमें पुट करते हैं तो ये पूरे का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये सिर्फ उतने का सॉल्यूशन होता है। हम लोग पीछे अभी तक वही डिस्कस करते आ रहे हैं। हमारे पास मान लो एक और फंक्शन है दूसरा जो पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो हम लोग पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो सेपरेट टर्म है। वाई पी एक चीज़ है, वाई पी को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो वो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो हमें मिल जाएगा। मान लो आर एक्स की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो वाई पी कोई फंक्शन है, वाई पी को हम लोग इसमें पुट करेंगे एल एच एस में, तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा एल एच एस वाला टर्म, तो सॉल्यूशन हुआ। तो वाई पी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वाई पी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वाई पी में अगर हम लोग वाई एच को ऐड करते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा लिखा करते हैं। ये आया कहाँ से टर्म, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, जस्ट यू रिमेंबर, ठीक ना, दिस टर्म, इसको बस याद रखेंगे आप। एक हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विच इज सॉल्यूशन ऑफ द अबव नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले किसके साथ, होमोजेनियस के साथ, तो ये पूरा भी सॉल्यूशन हो जाता है। हल होमोजेनियस वाला अकेले सॉल्यूशन नहीं होने वाला पूरे का, होमोजेनियस वाला तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन है, बट हमारे पास एक फंक्शन है जो पूरे का सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग होमोजेनियस को ऐड कर देते हैं तो ये भी सॉल्यूशन होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो फंडा है ये तो सब में काम करेगा, इधर ये कोफिशिएंट इसके जो है वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन होगा। खैर हम लोग अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ लिमिटेड कंडीशंस के बारे में। पहले तो अभी तो फिलहाल हम लोग जो देखने जा रहे हैं वहाँ पे कोफिशिएंट्स जो होंगे कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल में भी बहुत ज़्यादा एडवांस हम लोग नहीं देखने वाले, ठीक है। इस फॉर्म में होगा कुछ ए और बी आर कांस्टेंट, ठीक। और रेस्ट्रिक्शंस क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें फॉर्मूला देखना है। पहले तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हैविंग कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, और आर एक फंक्शन हो गया, ठीक। रेस्ट्रिक्टेड जो होगा ये जो मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ठीक ना, मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो मतलब क्या होता है इसका वो समझते हैं पहले, रेस्ट्रिक्टेड कितना तक है ये वो समझते हैं। आर जो होगा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, या फिर एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में हो, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ दिस, ठीक ना, तो इस फॉर्म में अगर आर दे रखा हो तभी हम लोग आगे के मेथड्स को यूज करेंगे, मतलब, ठीक। ये मान लो टर्म हो गया, टर्म इन आर, मतलब जो राइट साइड वाला फंक्शन था हमारा वाई डबल डैश पी वाई डैश क्यू वाई इज इक्वल टू आर एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग मेथड समझते हैं। आर एक्स जो होगा अगर इन सब के फॉर्म में हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे निकालना है हमें पता है, हमें हमेशा दो काम करना है। जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी बताया क्या होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन होता है, जो पूरे को सेटिस्फाई करे। होमोजेनियस सॉल्यूशन कौन होता है, जो एल एच एस इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करे, क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको जो सेटिस्फाई करे वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जो पूरे को सेटिस्फाई करे। खैर पूरे को सेटिस्फाई करेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और इन दोनों का जो जनरल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, वो भी सॉल्यूशन होता है पूरे का, ठीक है ना, वो पूरे का सॉल्यूशन होता है, तो उसको जनरल सॉल्यूशन में दोनों उसको भी कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना सीखना। होमोजेनियस वाले सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को जीरो को इक्वल कर देंगे, वहाँ से होमोजेनियस वाले का सॉल्यूशन निकाल लेंगे y1 एंड y2, ठीक है। पर्टिकुलर के लिए हम लोग आगे का मेथड देखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। व्हाई इट इज कॉल्ड अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, बिकॉज, ठीक है ना, आर का जो फॉर्म होगा उसको देख के उसके करस्पॉन्डिंग हमें, ठीक है ना, आर के करस्पॉन्डिंग हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि वाई पी चूज करना पड़ेगा इन सब फंक्शंस में से। कहने का क्या मतलब है, अगर आर हमारा वाई डबल डैश पी वाई डैश क्यू वाई इज इक्वल टू आर एक्स, अगर आर के कांस्टेंट है के ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, आर जो है के ई टू द पावर
गामा एक्स है, गामा इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। जैसा ऐसा होता 4e⁻³ होता, और यहाँ पे p और q कुछ भी हो, r अगर 4e⁻³ है तो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता वो इस फॉर्म में होता। यहाँ पे c कोई और कांस्टेंट हो गया तो c e⁻³ ठीक है ना, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता। तो हमें क्या करना पड़ता, सिर्फ c पता करना पड़ता। उसको कैसे पता करते हैं मैं आगे कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो दिस कोफिशिएंट इज अननोन, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ना उसका कोफिशिएंट हमें सिर्फ निकालना होता है, बाकी आर का फॉर्म देख के ही हम अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्म हमें पता है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अप्रोच करेंगे आगे सॉल्यूशन की ओर। तो आर का फॉर्म अगर हमें दिखाई पड़ रहा हो, दिखाई पड़ेगा ही, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है तो ठीक है। तो आर का फॉर्म देख के हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्म देख सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या हमें पता नहीं होगा, उसके कोफिशिएंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। बट दिस मेथड इज लिमिटेड। कहाँ तक लिमिटेड है, ये सिर्फ उन्हीं आर पे एप्लीकेबल होगा, ऐसे आर पे हुज डेरिवेटिव्स आर ऑफ द सिमिलर फॉर्म। मतलब आर को डिफ्रेंशिएट किया और उसी का फॉर्म मिले, जैसे साइन और कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे वही आते हैं। साइन को अगेन अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन आएगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन में कन्वर्ट होता है। एक्सपोनेंशियल को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं वही आता है। पॉलिनोमियल ही है x⁴n, ठीक ना, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x⁴n का ही टर्म मिलेगा। पावर रिड्यूस कर जाएगा बट उसका फॉर्म जो होगा उसी फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्म में रहेगा। गुड। तो ये जो यहाँ पे 6 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऐसे ही फंक्शंस के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज लिमिटेड, ठीक है। खैर इतना ही क्या हो सकता भी हमें, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो हमें हमेशा क्या काम करना पड़ेगा, दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहले होमोजीनियस, तो होमोजीनियस के लिए लेफ्ट हैंड साइड को LHS को 0 के इक्वल कर लेंगे, वहाँ से होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 निकलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर पूरे के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन YP कहाँ से पता चलेगा, हमेशा R को देख के। R किस फॉर्म में होना चाहिए, आगे जो भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, अगर इसी फॉर्म में कुछ और फॉर्म दे रखा है जो भी हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बाहर कुछ है तो छोड़ देना, बाहर कुछ पूछेगा नहीं ऐसे, तो उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो पूछने वाला है, ठीक है। तो R अगर इन फॉर्म में है तो इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह ये चीज़ पुट करेंगे, और हमारे पास सिर्फ रह क्या जाएगा निकालने को, ये अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स जो हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिलहाल इतना समझ में आ रहा होगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, इसको सिंपली हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू YH प्लस YP विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज YH में तो ऐसे ही y1 और y2 हमने जो लिया, तो y1 और y2 YH में लिया, वहाँ पे तो आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग C1 y1 प्लस C2 y2 तो ले ही रहे हैं, तो आगे आर्बिट्री कांस्टेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में आर्बिट्री कांस्टेंट्स फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन having constant coefficient will be linear combination of solution of homogeneous differential equation and particular solution of that non homogeneous differential equation, right। particular solution कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, R का फॉर्म देख के। तो ये लिस्ट है, प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो, और ऐसे खास कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। k⁴ लैम्डा x हो या फिर कोई कांस्टेंट टाइम्स x हो, तो उसका फॉर्म, उसका सॉल्यूशन YP उसी फॉर्म में होगा, ऊपर वाला टर्म चेंज नहीं करता, ये एक काम की बात है। x⁴n हो, जैसे r का वैल्यू जो होता है x⁴ होता, या फिर 3x³ होता, ऐसा कुछ, या 3 4 x⁴8 होता, ये कुछ होता। तो YP जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता हमारा वहीं से स्टार्ट होता, ठीक है ना, वो 4x⁴ n कोफिशिएंट्स अननोन होंगे, तो वहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होता, कुछ भी होता, जैसे a x⁴8 कर लेते, फिर b x⁴7 हो जाता, फिर c x⁴6 हो जाता, एंड सो ऑन, ठीक है, जहाँ तक की हो सकता हो, वो भी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल देख के। कांस्टेंट टाइम्स कॉस ओमेगा एक्स, ओमेगा अंदर का कांस्टेंट हो गया हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के साइन ओमेगा एक्स इस फॉर्म में हो, तो इनका जनरल सॉल्यूशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनका, ठीक है ना, नॉट जनरल। पर्टिकुलर में होमोजेनियस को ऐड करते हैं तब जनरल आता है, ठीक है। तो इनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा, और एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाइड हो साइन और कॉस, तो सॉल्यूशन भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाइड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस के, ठीक है। अदरवाइज हम 3-4 एग्जांपल देख के आगे सॉल्व समझ सकते हैं, और ये चीज़ याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अब लोग हम देख रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट।
कांस्टेंट कोफिशिएंट देख रहे हैं। मैंने एक फंडा समझाया यहाँ पे, होमोजेनियस का सॉल्यूशन प्लस जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना, वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। वो किसी भी केस में इधर कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट और वेरिएबल। तो फिलहाल हम लोग कांस्टेंट पे काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ये एक स्पेशल मेथड है, कुछ लिमिटेड फंक्शंस के लिए ही काम करेगा। कौन सा फंक्शन? जो आर है हमारा राइट साइड में, वाई डबल डैश पी वाई डैश, पी के जगह, पी को कांस्टेंट मान लो फिलहाल, वाई इज इक्वल टू आर एक्स। तो आर का फॉर्म कुछ इस टाइप का हो कि उसका डेरिवेटिव, ठीक ना, सिमिलर फॉर्म में है, जैसे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है। तो ये जो 6 फॉर्म है इन्हीं पे बस फोकस करेंगे आप, ठीक है। तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट पता है, ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह लेंगे। क्या काम करना होगा हमें? सिर्फ ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालना होगा, ठीक है ना, सिर्फ हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता करना होता है और कुछ नहीं। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे पता करेंगे? हमें इनिशियल कंडीशंस पता होंगे, देन वी कैन इजिली फाइंड दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अदरवाइज, ठीक है ना, लेफ्ट एट इट इज, वैसे ही छोड़ देंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट वी हैव अ फंक्शन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, लेट से 0.001 एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, मैंने ले लिया। इनिशियल कंडीशंस दे रखे हैं इसके, y इज इक्वल टू 0, y 0, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 5 है, और x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1.5 है, ऐसा, ठीक है। तो पहले होमोजेनियस क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? होमोजेनियस वाले फॉर्म का सॉल्यूशन हमें चाहिए। लेट्स सी, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म का सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे 1 है, 1 बी ओमेगा स्क्वायर इज 1, तो ओमेगा इज ऑल्सो 1, प्लस माइनस 1 होगा, लेट्स से 1, फिलहाल 1 लेते हैं, नॉट गोइंग टू टेक नेगेटिव। तो ये अभी हमने देखा था SHM वाले फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। अगर डायरेक्ट आपको फॉर्म से आइडिया आ जा रहा है, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी a cos ओमेगा एक्स, ओमेगा मतलब 1, एंड b sin ओमेगा एक्स। आप सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, ये फॉर्म याद है आपको, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए के जगह और बी के जगह कुछ भी ले लो आप, C1 C2 लेमडा 1 लेमडा 2 वट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है ना। तो a cos b, b sin x, a cos x b sin x, सॉरी, गुड। तो इसका सॉल्यूशन आ गया। दिस इज आवर होमोजेनियस सॉल्यूशन YH। वी डोंट नो a एंड b, बट वी कैन फाइंड a एंड b, ठीक है ना, a एंड b पता कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज वी नो इनिशियल कंडीशन हियर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कौन सा फॉर्म है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये मतलब ये जो फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, दिस फॉर्म इज, इस पूरे को इरेज करता हूँ मैं, ये इस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे था 0.0001 एक्स स्क्वायर, तो दिस इज के एक्स टू द पावर 2, ठीक है ना, इस टाइप का। तो इसमें हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह लेंगे, ठीक है ना, ऐसा एक पॉलिनोमियल लेने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह, वी विल टेक सच पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K1 K2 से भी काम कर सकते हो, मतलब यहाँ पे हम लोग पावर इसका 2 है ना, तो ऐसे लिखो, इसको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पावर और इसको हम लोग मैच करा के लिखे तो ज़्यादा बेटर है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सिंपली अगर ऐसे भी लेना चाहते हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला टर्म यही होगा, दूसरा होगा बी एक्स, एक पावर कम हुआ, तीसरा सी होगा, और इसके आगे तो जा नहीं सकते, तो लास्ट कांस्टेंट पे रुक जाते हैं। दिस पॉलिनोमियल विल बी आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा हमें। कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन होगा, और दिस विल सेटिस्फाई आवर होल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझेंगे यहाँ, ठीक है। इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, वाई और वाई डबल डैश की जगह, ठीक, लेफ्ट साइड में। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.001 एक्स स्क्वायर, बट होगा तो नहीं, बिकॉज वी डोंट नो ए बी एंड सी। तो ए और बी और सी को नहीं जानते हैं, बट हमने ऐसा एज्यूम करा कि इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाले, इसमें पुट करने के बाद वो इसके बराबर हो जाएगा। पुट करते हैं, पहले ए डबल डेरिवेटिव लेना है, तो पहले 2a आएगा x, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, पूरे को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो इसका सिंगल डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, 2ax प्लस b, एंड डबल डेरिवेटिव विल बी 2a ओनली 2a, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव की जगह इसमें पुट करूँ अगर मैं 2a, ठीक, और सिंगल डेरिवेटिव तो है नहीं, तो इसी को पुट करना पड़ेगा, ठीक ना, सॉरी फॉर दिस, सिंगल डेरिवेटिव की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हमें वाई पे ही पुट करना था यहाँ। तो इसके जगह मैं लिख लूँ ऐसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा 0.001 एक्स स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का। हियर वी हैव आल्सो अ पॉलिनोमियल बट अदर टर्म्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। तो हमें क्या करना है, दोनों अगर इक्वल हैं मतलब हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0.001 है, मतलब ए जो है वो 0.001 के बराबर हो गया। तो जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, ऐसे ही कंपेयर करके हम हमेशा पता करेंगे, राइट। लेफ्ट और राइट साइड को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे और सेम टर्म्स को मैच करा के उनका कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। एक्स वाला टर्म राइट साइड में नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, बी जो होगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वाला टर्म भी इधर 0 है, इस साइड में राइट साइड में कांस्टेंट वाला टर्म 0 है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट वाला टर्म है 2a प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। वी नो व्हाट इज a, तो c निकाल सकते हैं माइनस 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a मतलब 0.002। c का वैल्यू पता पड़ा, a का वैल्यू पता पड़ा, b इज 0, a b c वी नो, देन वी गॉट आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या था, a की जगह 0.001 एक्स स्क्वायर, b तो 0 था हटा दो, c की जगह हो जाएगा 0.002। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन था। दोनों को ऐड कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन a cos x b sin x प्लस इसको लिखेंगे यहाँ 0.001 एक्स स्क्वायर माइनस 0.002। आई होप दिस इज क्लियर। यही करने वाले हम हर उस फंक्शन के साथ, ठीक है ना, जो इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में हो या फिर जो मैंने आर के 4-5 फॉर्म बताए यहाँ पे, ठीक है ना, इस फॉर्म में हो, ये 6 फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। साइन और कॉस तो एक ही टाइप का फंडा होता है उनका, और एक्सपोनेंशियल टाइम्स कॉस और एक्सपोनेंशियल टाइम्स साइन का भी फंडा सेम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ही फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं, 2 और 2 4 टाइप के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे हमारे। गुड। एक और बात यहाँ ध्यान समझेंगे, इस पूरे को इरेज करता हूँ मैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ था, y डबल डैश ए वाई डैश बी वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ पे एक आर था, मतलब राइट साइड में हमारे पास एक फंक्शन था, तो इस पूरा इसके बराबर हो रहा है। अगर हमारे पास राइट साइड में 2 फंक्शंस होते तो क्या करते हम, जैसे यहाँ पे एक एफ एक्स होता और प्लस जी एक्स होता, आर की जगह हमारे पास 2 फंक्शन का सम होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं। तो हम करते क्या, ऐसा करते हैं कंसीडर इस पूरे को, जैसे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है उसको भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ एक, y डबल डैश ए वाई डैश बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है 3e टू द पावर 2x और प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जांपल तो हमने अभी देखा, एक एक्सपोनेंशियल वाला भी टर्म आ जाता। तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता उसको हम लोग लिखते हैं yp1 और yp2, डायरेक्ट लिखते हैं एक ही बार में, अलग अलग नहीं लेना है, एक ही साथ। तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है यहाँ से उठाएंगे इसको, ये एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसके फॉर्म में भी, इसके फॉर्म में भी। तो पहले वाले के लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन उठाना है, तो एक हो जाएगा c e टू द पावर, जो ये 2x तो 2x ही रहेगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ऊपर जो है गामा वो सेम रहता है, और प्लस दूसरे वाले के लिए उठाना था, सेकेंड डिग्री था, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों सेटिस्फाई करेगा ये, इसको वो भी समझाता हूँ मैं। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये हमारे 2 सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कितने का, 2 सॉल्यूशन का। तो पहले वाले को अगर इसमें पुट करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, y डबल डैश इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो y डबल डैश में इन दोनों को पुट करेंगे तो y p1 का डबल डैश मिलेगा, y p2 का डबल डैश मिलेगा, ठीक है। फिर a के साथ पुट करेंगे, तो ये सेपरेट भी पूरे को लिख सकते हैं, मतलब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ना, इस पूरे में y p1 को पुट कर दो, प्लस इस पूरे में y p2 को पुट कर दो, और वैसे लिखोगे तो एक बार पुट करेंगे सिर्फ y p1 को, तो जो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा वो इसके इक्वल होगा, और दूसरे को भी पुट करेंगे तो प्लस वो दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो ये टर्म आ ही जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग इन दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को साइमल्टेनियसली लेते हैं, बिकॉज ये दोनों एक ही साथ है ना, यहाँ पे अलग अलग नहीं है।
ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों को लेंगे, इसमें पुट करेंगे. दिस होल इज अ ऑपरेटर, ठीक ना, दिस होल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट एन ऑपरेटर. तो ये इस पे काम करेगा और प्लस ये पूरा का पूरा इस पे काम करेगा. तो इस पे जब काम करेगा तो हमें ये मिलेगा और दूसरे वाले पे काम करेगा तो ये मिलेगा. तो आ ही जा रहा है सॉल्यूशन. करना क्या होता है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना होता है. एक्सपोनेंशियल वाला जो भी इधर टर्म आएगा उसके कोफिशिएंट को इससे कंपेयर कर लेंगे, जो भी ए बी सी व्हाटएवर. और इसका तो अभी मैंने बताया कि एग्जाम्पल से. आगे बढ़ते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं फॉर क्लियरिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y डबल डैश 3y डैश प्लस 2.25y is equal to negative 10 e to the power minus 1.5x. Here again इनिशियल वैल्यूज दे रखे हैं, पिछले वाले में भी दे रखे थे बट आई हैव इग्नोर्ड, छोड़ दिया मैंने उसको. ए और बी का वैल्यूज निकालना था मैं पीछे वाले में. यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज जो दे रखे थे इनका यूज करके हम इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालेंगे, नथिंग एल्स. पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज वी हैवंट टेक हियर एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और जो कोफिशिएंट्स थे उनको तो हमने इक्वेशन में कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को निकाल लिया. तो जो भी इनिशियल वैल्यूज दे रखे होते हैं ये होमोजेनियस सॉल्यूशन के ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को पता करने के लिए होते हैं. गुड. तो यहाँ पे हम लोग तो y डैश एट x इज इक्वल टू 0 इज 0 यूज कर सकते हैं निकालना हो तो. पहला काम क्या करेंगे, होमोजेनियस वाले को लेते हैं एंड देन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो होमोजेनियस y डबल डैश है प्लस 3y डैश, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2.25y इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, ठीक ना, लेमडा स्क्वायर. इसको सॉल्व करना आपको आता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है. स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, मैंने बताया था शुरू में 2.25 इज इक्वल टू 0. इसको इसके इक्वल करेंगे. इसको सॉल्व करने के बाद आपको रिपीटिंग सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब डबल रूट 1 पॉइंट लेमडा प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0. लेमडा प्लस 1.5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0 ये टर्म मिलेगा. तो लेमडा के यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा खत्म हो, लेमडा का एक ही वैल्यू आ रहा है 1.5. अब लेमडा का तो एक ही वैल्यू आ रहा है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो लेमडा का एक वैल्यू आ रहा है तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिला. दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट c1 e टू द पावर माइनस 1.5x. एक सॉल्यूशन मिला. दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, u टाइम्स y1. ये आपको पता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक ना. ये इसको आप कर सकते हैं सॉल्व. तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करेंगे. और ये पता है भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो यहाँ पे x ही आता है, तो इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाने के बाद इसको x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट वाला जो आएगा, दूसरा जो सॉल्यूशन आएगा, y1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं. y1 इज दिस, ये बेसिस के फॉर्म में लिख दिया. y2 इज नथिंग बट x e टू द पावर माइनस 1.5x, ये आपको पता है. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा, दोनों में आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे. c1 प्लस c2x ये आपको पता है, इतना होता है e टू द पावर माइनस 1.5x. ठीक है, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन निकला हमारा. c1 c2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जो इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दे रखे हैं यहाँ. ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे 1 है. y डैश इसका y डैश भी निकालना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं. चलो, तो ये तो हुआ. पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है यहाँ, तो ये यहाँ पे अभी हमने देखा था पीछे, यहाँ k e टू द पावर समथिंग या कांस्टेंट है गामा x इज इक्वल टू c e टू द पावर गामा x. k और c आर नॉट सेम, मे बी हो सकते हैं, माइट बी. तो यहाँ पे 10 है, 10 से हमें कुछ लेना देना नहीं है. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी सम कांस्टेंट, लेट से a e टू द पावर, ये वाला टर्म सेम रहता है माइनस 1.5x, ये ऐसे ही रहेगा. गुड. तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले में पुट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में इसको पुट करते हैं. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेना है इसका. तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 1.5 माइनस 1.5 नीचे आएगा, अगेन लेंगे तो माइनस 1.5 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा. 2.5 a टू द पावर माइनस 1.5x प्लस एक बार डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, तो 4.5 a e टू द पावर माइनस 1.5x प्लस यहाँ पे इसी को ऐसे ही पुट कर देना है. तो 2.25 a e टू द पावर माइनस 1.5
एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 e टू द पावर माइनस 1.5 एक्स, ये टर्म आ रहा है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस 1.5 एक्स तो पूरे में, ठीक है ना, और यहाँ पे a है तो इस पूरे को कॉमन करके कैंसिल कर लो, और a जो है कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। 2.25a माइनस 4.5a प्लस 2.25a इज इक्वल टू माइनस 10, ये आ रहा है। 2.25 ये हो जाएगा 4.5a और ये 4.5a, ये जीरो हो जा रहा है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 मिनट, आई थिंक एरर हो रहा है, यहाँ पे माइनस है, एक बार डेरिवेटिव लिया इसका, ठीक है, तो इतना आया, और ये ठीक है, यहाँ पे माइनस 10 है, दिस इज नथिंग माइनस 10, तो ये 4 आ जा रहा है 4.5 ए और ये 4.5 है, तो 4.5 है 4.5 है, ज़ीरो हो जा रहा है, और ए माइनस है, ओ तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो आ जा रहा है जीरो, मतलब वाई पी तो जीरो, मतलब ये तो फेल कर गया, इसका मतलब ये जो मेथड था नहीं। ध्यान से समझेंगे इसको, जब भी देखेंगे जरा यहाँ पे, अभी हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन लिया, तो जब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो होमोजेनियस वाले का सॉल्यूशन ऐसा कुछ आएगा, c1 e टू द पावर, ठीक है, लेमडा 1x प्लस c2 e टू द पावर लेमडा 2x, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2, मतलब दो यहाँ पे सॉल्यूशंस आएंगे, e टू द पावर लेमडा 1x e टू द पावर लेमडा 2x, तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। और जब ये डबल रूट होगा, डबल रूट मतलब रिपीटिंग रूट होगा, ठीक है, तो भी दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक तो आता है इसी फॉर्म में, मतलब लेमडा के फॉर्म में आएगा, और दूसरा x e टू द पावर माइनस 1.5x, ये आएगा। तो जब भी इस फॉर्म में हमारा होमोजेनियस इक्वेशन आए, तो जरा देखेंगे होमोजेनियस इसी फॉर्म में था और पर्टिकुलर को भी हम लोग उसी फॉर्म में ले रहे हैं, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा। बोथ होमोजेनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो जनरल सॉल्यूशन है हमारा, जो जनरल सॉल्यूशन है वो तो पर्टिकुलर प्लस होमोजेनियस होगा, तो इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे होमोजेनियस का फॉर्म e टू द पावर माइनस 1.5x, और हम लोगों ने पर्टिकुलर को भी वही ले लिया था, तो जब भी एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे के बराबर हो जाए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कहलाते हैं, वही तो यहाँ भी हो रहा है, ए कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर माइनस 1.5x, और होमोजेनियस और पर्टिकुलर दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं, मतलब एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूसरा मिल जा रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं देने वाला, तो हमने तो पहले ही इसको नहीं चूज करना चाहिए था, बिकॉज वी ऑलवेज फाइंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रूल होता है, उसको हम लोग मॉडिफिकेशन रूल बोलते हैं। अब वो कहाँ से आया, बस हमें याद रखना है जो भी रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद कोई रूल नहीं है, ठीक है, ठीक ना, दिस विल बी द लास्ट रूल इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या बताया, होमोजेनियस फॉर्म के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो डिफरेंट लेमडा होंगे तो दो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, या फिर रिपीटिंग रूट होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल को x से मल्टीप्लाई करा गया होगा। अगर इस फॉर्म में होमोजेनियस है हमारा, मतलब होमोजेनियस के दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, ठीक है ना, होमोजेनियस के अगर दो डिस्टिंक्ट रूट है, रूट ऑफ होमोजेनियस, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग लिया क्या करते थे इन जनरल, c e टू द पावर जो आया था, ठीक है ना, लेमडा x, लेमडा कहाँ से मिलेगा हमें, लेमडा तो यहीं से मिल जा रहा था, ये तो हमें दे रखा था, r का जो फॉर्म था वहीं से, तो r के फॉर्म में जो भी है वही ले रहे थे, बट यही होमोजेनियस का भी सॉल्यूशन था, तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन भी यही हो अगर, तो इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। बट तो ये कब की बात होगी, डिस्टिंक्ट रूट की बात होगी, लेकिन जब डबल रूट की बात आती है, मतलब रिपीटिंग रूट की, रिपीटिंग रूट को ही डबल रूट हम लोग बोलते हैं, डबल का मतलब डिस्टिंक्ट मतलब समझ लेंगे, डबल रूट की बात होगी ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब एक ही रूट उसमें जब एग्जिस्ट करेगा, लेमडा का एक ही वैल्यू होगा, तब जो इसके जो दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा और दूसरा एक्स ई, तो फिर तो ये वाला मैच कर जा रहा है इसके साथ, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करा हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। लेकिन जब डबल रूट वाला फंडा आता है तो एक सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल में होता है और दूसरा सॉल्यूशन होमोजेनियस का एक्स से मल्टीप्लाइड होता है, तो फिर ये भी फेल कर जाएगा, तब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद और कोई केस नहीं है,
गुड। तो हमें तो डिपेंड करेगा क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस में दो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो पर्टिकुलर वाला अगर एक्सपोनेंशियल है तभी ये काम करेगा, हर जगह इसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम रूट आते हैं, ठीक है ना, मतलब रिपीटिंग रूट यानी कि डबल रूट वाला फंडा आता है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हम पर्टिकुलर ले रहे थे। हमने लिया था क्या इसको, कहाँ से लिया था, टेबल में जो हमने फंडा पढ़ा यहाँ से, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। बस यही काम करना है, यही करना था, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग सॉल्यूशन इन दिस केस। इस पूरे को मैं रेज करता हूँ, ये था, तो ये तो ऐसे ही गड़बड़ था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह हमें पुट किसको करना था, इस पूरे को हम लोग अगर छोड़ दें, इस पूरे को इग्नोर करें, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह इसको हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसमें पुट करना था। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला केस हम लेने वाले नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर डाल के अगर हम लोग पुट करते हैं उसको भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो इसका पहले डबल डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो इसका पहले सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। ए को तो बाहर कर लो, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x e टू द पावर माइनस 1.5x आएगा, ठीक है। एंड प्लस अब एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और यह आ जाएगा a एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1.5x, ये टर्म होगा। डबल डेरिवेटिव लेना है इसका yp का, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, कहने का मतलब है। तो इस वाले को डिफ्रेंशिएट करा था हमने, इस वाले को डिफ्रेंशिएट करा था, यही पूरा मिला था, तो यहाँ पे दो बार करते हैं। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, a 2a को मैंने बाहर करा, पहले x को डिफ्रेंशिएट करा तो e टू द पावर माइनस 1.5x बचेगा, और माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस 1.5x आएगा, और माइनस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1.5x, यानी कि ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करा तो ये पूरा टर्म मिला था हमें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से यही पूरा टर्म मिलने वाला है। मैं इसी को लिख देता हूँ यहाँ पे, 2a एक्स ई टू द पावर माइनस 1.5x माइनस a एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 1.5x, ठीक है। इसको एक एक करके यहाँ पुट करते हैं हम लोग। ई टू द पावर माइनस 1.5x बाहर आके कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, वो दिखाई पड़ रहा है, सब सारे टर्म्स में आ रहा है ई टू द पावर माइनस 1.5x, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ, सिर्फ कॉन्स्टेंट से मतलब रहेगा हमें, उसी को लिखते हैं हम लोग। वाई डबल डैश वाले में 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a को 2a एज इट इज लिखते हैं, माइनस 2ax माइनस नेक्स्ट वाले टर्म में 2ax होगा, माइनस 2ax आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे को लिखना है, तो 6ax और माइनस हो जाएगा 3ax स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को हमने बाहर कर लिया, 2.25 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना, इस पूरे को, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2.25 ax स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, ये टर्म होगा, ठीक है। तो इस साइड तो x का कोई टर्म नहीं है, ना ही एक्स स्क्वायर का है और ना ही कांस्टेंट टर्म भी इधर जीरो है, नहीं तो कांस्टेंट टर्म 10 है, सॉरी कांस्टेंट टर्म इस साइड 10 है, तो कांस्टेंट टर्म वाले को पहले कंपेयर कर लेते हैं, 2a और कुछ नहीं है, मतलब 2a जो है माइनस 10 के बराबर है, तो a हो जाएगा माइनस 5 के बराबर, एक टर्म हमारा पता पड़ा। तो a यानी कि ये वाला चीज़, ये किसके बराबर है, माइनस 5, बाकी सबको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरे में तो a ही तो है, दूसरा कोई तो कांस्टेंट है नहीं, तो a मिल गया, बात खत्म, एक ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमें मिल गया, विच इज माइनस 5x स्क्वायर टू द पावर माइनस 1.5x। तो जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन दो थे हमारे पास, C1 और C2x ई टू द पावर माइनस 1.5x था, और प्लस, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस होगा 5x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 1.5x। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक ना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा।
तो ये कौन सा रूल था? दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन रूल। ठीक है, ये बस याद रखेंगे आप। कभी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन से मैच करे हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसको एक्स से, अगर वो भी मैच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर से, और किन दो कंडीशंस में मैच करेगा वो मैंने समझा दिया। ठीक है, दिक्कत हो तो रिपीट करके देखेंगे वीडियो, यहाँ तक सही है। ठीक, आगे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेट्स सी, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 0.75y इज इक्वल टू 2 cos x। एक जो मैंने टर्म बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हो इज इक्वल टू दो फंक्शन हो, एफ एक्स हो और जी एक्स हो, दो फंक्शन हो। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे लेते हैं हम? दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट है कि इसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग, और डायरेक्ट इसको इसमें पुट कर देते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। उस टाइप का एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2x है, मैंने 0.25 sin x प्लस 0.09x। यहाँ पे तीन फंक्शंस होंगे मान लो। होमोजेनियस वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। होमोजेनियस वाले का मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने पे जो वैल्यूज आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगा, लेट्स सी इन प्रीवियस पेज, ये बनेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 0.75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा लेमडा प्लस 1/2 इंटू लेमडा प्लस 3/2। दिस विल बी आउट टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लेमडा के दो वैल्यूज निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना, एक लेमडा आएगा -1/2 और दूसरा लेमडा आएगा -3/2। तो होमोजीनियस वाले का सॉल्यूशन मिला हमें। ठीक है, दो होमोजीनियस सॉल्यूशन होंगे, तो C1 C2 के फॉर्म में लिखेंगे C1 e to the power -1/2 और x प्लस C2 to the power -3/2 x। ठीक, तो ये होमोजीनियस वाले का सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर वाले के लिए क्या करेंगे? तो पर्टिकुलर वाले के लिए तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे, सबके करस्पॉन्डिंग अलग अलग। इस वाले के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, P1 P2 P3 तीन होगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अगर कॉस होगा तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग टेबल पे आ जाते हैं, के कॉस होगा के साइन होगा। तो कॉस हो तब भी यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये के कैपिटल के और एम दोनों डिफरेंट है और ये के डिफरेंट है। सेम क्या होता है, ओनली ओमेगा विल बी सेम। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। तो साइन और कॉस यहाँ दोनों में एक्स का कोफिशिएंट सेम होगा, तो दोनों के लिए ऐसे ही दो बार टर्म्स लिखे जाएंगे। ठीक है ना, दोनों के लिए दो बार टर्म्स लिखे जाएंगे। तो इसमें भी साइन और कॉस का दोनों का कोफिशिएंट जो है वो सेम दे रखा है। हमारे क्वेश्चन में भी साइन और कॉस का कोफिशिएंट जो है वो सेम दे रखा है। एक्स का साइन और कॉस का नहीं, एक्स का कोफिशिएंट साइन और कॉस में वो दोनों में 1 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों के लिए दो बार हमें अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे के लिए एक ही सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए भी वही आने वाला है और माइनस इसके लिए भी वही आने वाला है, के कॉस ओमेगा एक्स मतलब कॉस एक्स और प्लस एम साइन एक्स, और इसके लिए भी के कॉस एक्स प्लस एम साइन एक्स आएगा। तो पूरे के लिए सिंगल सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, yp1 और yp2। खैर, पहले वाले के लिए आएगा के कॉस ओमेगा की जगह तो 1 है, तो कॉस एक्स प्लस एम, के एम की जगह आप ए भी ले लो, नो मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है सिंबल्स से, प्लस, और यहाँ पे इसके जगह तो ये तो x है, पावर इसका 1 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं ax to the power 1, वैसे ही रहेगा। अगर 4 होता तो 4 करते। a निकालना है हमें, m निकालना है, k निकालना है। करने के लिए कुछ करना नहीं है, मैं पुट कर देना, पहले y डैश में निकाल लेता हूँ। तो y डैश में आ जाएगा -k sin x प्लस m cos x प्लस a। y डबल डैश में साइन अगेन कॉस हो जाएगा, तो -k cos x माइनस m sin x, और ये a का डिफ्रेंशिएशन 0। इन तीनों को एक एक करके इसमें पुट करेंगे। y डबल डैश को यहाँ पुट करते हैं, -k cos x माइनस m sin x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको पुट करेंगे, तो -2 टाइम्स k sin x प्लस 2 टाइम्स m cos x, गुड, प्लस 2a, अगेन इस पूरे को ऊपर इसके जगह पुट करना है, प्लस 0.75 k cos x प्लस 0.75 m sin x प्लस 0.75 ax इज इक्वल टू
ये ऊपर वाला टर्म उसको लिखने नहीं जाता मैं दोबारा, इससे कंपेयर करना है हमें, ठीक है। तो इसमें जितने कॉस वाला टर्म है उसको एक जगह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ कॉस का कोफिशिएंट जो होगा उसको 2 करना है, साइन के कोफिशिएंट को इतना करना है, और एक्स का कोफिशिएंट 0.09 होगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0.75 ए आ रहा है, मतलब दिस 0.75 ए इज इक्वल टू 0.09, तो ए का भी काम हो गया, ए निकल गया यहाँ से, ठीक है। ए इज़ नथिंग बट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 100 से, 9/75, 9/75, या फिर लिखना चाहो इसको तो 0.9/7.5 लिख सकते हो, वट एवर, तो ये आएगा ऐसा। तो ए का वैल्यू मिला। कॉस वाले टर्म्स को एक जगह करते हैं, तो कॉस वाले में, लेट मी चेंज इट्स कलर, कॉस वाले में एक यहाँ टर्म दिखाई पड़ रहा है, कॉस का यहाँ एक टर्म दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तीनों के कोफिशिएंट्स को मैं बाहर निकाल के ऐड कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है k प्लस 2m ऐसे का कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट 0.75 k, कॉस का जो भी कोफिशिएंट है बराबर हो जाएगा राइट साइड में कॉस के कोफिशिएंट के, तो k और m का एक इक्वेशन बना। वैसे ही साइन वाले को लेते हैं साथ, यहाँ साइन का है 0.75m, और यहाँ पे माइनस है तो 1 है, ये 1 में इसको ऐड करेंगे तो वो पॉइंट -2.5 m होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा पहले वाले में भी, ठीक है। एंड साइन में -2k इज इक्वल टू -0.25 ऐसा है। ऊपर वाले को भी लिख सकते हो वैसे ही, -k था यहाँ पे, तो -0.25k प्लस 2m इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशंस आ रहे हैं। दूसरे वाले को भी अगेन रिपीट करके मैं लिख देता हूँ, 2.5m माइनस 2k इज इक्वल टू 25, यहाँ पे होगा माइनस साइन, यहाँ पे होगा माइनस साइन। यहाँ से m को कैंसिल करके k निकालना है, k को कैंसिल करके m निकालना है, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं एक करके। सॉल्व कर ही देता हूँ मैं इसको भी। तो ऊपर नीचे दोनों को, यहाँ पे तो m है, यहाँ पे m इतना है, अच्छा ऊपर नीचे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको कैंसिल कर ले, किसी को कर लेते हैं, k को कैंसिल करते हैं मान लो, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को 0.25 से मल्टीप्लाई, उसको 1/4 लिख लूँ, ज़्यादा बेटर होगा। फिर से लिखता हूँ मैं इसको, 2m माइनस 1/4k इज इक्वल टू 2, जैसा सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये पहला वाला टर्म दिखाई पड़ रहा है, 1/4m माइनस 2k इज इक्वल टू -1/4, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, पूरे में प्लस हो जाएगा, चलो 1/4 ऐसा आ रहा है। तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा 8 से, तो k वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 16m, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो 16 प्लस 1/4, ठीक है। तो 64 और 65/4 हो जाएगा, तो यर वी हैव 65/4m, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 2 16, ठीक है, और 16 में अगेन इसको ऐड करना है हमें, ठीक है ना, 1/4 को, तो अगेन आ जाएगा 65/4, कैंसिल होगा, m का वैल्यू आ जाएगा 1। हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, डोंट वरी। तो m का वैल्यू 1 आ गया, m का वैल्यू इसमें पुट करके आप k निकाल लें, ठीक है। 1 आया तो 1.4, ये k 0 आ जा रहा है, k 0, तो k 0 आ जा रहा है, मतलब k वाला टर्म वहाँ पे नहीं होगा, तो k वाला टर्म नहीं होगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा k खत्म मतलब cos खत्म, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा हमारा, m का वैल्यू 1 था, मतलब sin x प्लस 9/75x, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और जनरल सॉल्यूशन हमने पीछे निकाला, जनरल सॉल्यूशन नहीं, होमोजेनियस का सॉल्यूशन हमने पीछे निकाला था यहाँ, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने टच कर दिया, ठीक है, हर टाइप के एक एग्जाम्पल को मैंने बताया, सॉल्व करेंगे, डाउट के बाद हम लोग आगे देखेंगे कुछ, ठीक, ओके।